Hello everyone. Hello everyone. Previous year questions में कंटिन्यू करेंगे. हमने 2021 का सी सेट का पेपर डिस्कस किया था. क्वांट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस, उसी को कंटिन्यू करेंगे. राइट, रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम सी सेट 2021, राइट, क्वांट क्वेश्चंस. तो स्टार्ट करते हैं. और मैं फिर से यहाँ दिखा दूँ आपको, हर बार मैं वेटेज दिखा देता हूँ आपको. क्वेश्चंस की वेटेज जैसे इंक्रीज हुई है और डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज हुआ है क्वांट के क्वेश्चंस का, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. वैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वांट के क्वेश्चंस लॉजिकल अप्रोच से सॉल्व हो जाते हैं, मतलब विदाउट नोइंग एक्चुअली मैथ्स. बट मैथ्स अगर आपको आता है तो हेल्प करता है. ओके, चलो देखते हैं. इसके साथ ही मैं आपको सक्षम सी सेट कोर्स आपका हमेशा बता देता हूँ कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं 6000 के प्राइस पे, और लाइव लेक्चर कंप्लीट कोर्स भी आप ले सकते हैं. ये कंप्लीट कोर्स है, इसमें लाइव 80 प्लस लाइव लेक्चर, रादर क्लोज टू 90 लाइव लेक्चर्स हैं, या लाइव या रिकॉर्डेड जो भी आप कोर्स लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली. और टॉपिक टेस्ट हैं, समथिंग 37 टॉपिक टेस्ट हैं आपके, और कंप्लीट मॉक सीरीज पूरी मॉक टेस्ट हैं, और लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन, तो डाउट के भी सेशंस आपके हैं. तो कंप्लीट पैकेज, और प्रैक्टिस शीट्स, हर क्लास के बाद प्रैक्टिस शीट्स भी हैं. चलो, कंप्लीट पैकेज है. अभी आज हम अपना स्टार्ट करते हैं सी सेट 2021 के रिमेनिंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जय एंड विजय स्पेंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू बाय सम पेन्स एंड सम पेंसिल्स of the same quality from the same store. Now, important point was they are spending equal amount. If Jay bought 3 pens and 5 pencils and Vijay bought 2 pens and 7 pencils, then which one of the following is correct? Okay, cost comparison था. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. आप पेन को x और पेंसिल को y अगर मान लो, राइट, कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट x, एक पेंसिल की कॉस्ट y. तो जो जय ने खर्चा किया है वो किया है 3 पेन्स मीन्स 3x और 5 पेंसिल्स मीन्स 5y. और विजय ने इक्वल अमाउंट स्पेंड किया है, तो इक्वल टू y का कितना है, 2x एंड 7y. राइट, पेन और पेंसिल को x और y कॉस्ट मान लिया मैंने उनका. तो x को इधर ले आओ, 3x माइनस 2x x आ जाएगा, 7y माइनस 5y 2y हो जाएगा. तो हमारा x इक्वल टू 2y है. या आप कह सकते हो x कॉस्ट ऑफ पेन है, y कॉस्ट ऑफ पेंसिल है, वो 2/1 है. पेन की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट का डबल है. ओके, कहां लिखा हुआ है चॉइस? द प्राइस ऑफ पेन इज 2 times द प्राइस ऑफ पेंसिल. यस, सी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर. ओके, सी ऑप्शन में क्लियर दिया हुआ था. तो बहुत सिंपल सा था कि दो कॉम्बिनेशन दिए हुए, टोटल कॉस्ट बिल्कुल सेम है, टोटल दोनों का इक्वल अमाउंट दे हैव स्पेंट. ओके, सो 3x प्लस 5y इक्वल टू 2x प्लस 7y. काफी इजी था. अदरवाइज लॉजिकली आप ऐसा सोच के भी कर सकते थे विदाउट गोइंग फॉर एल्जेब्रा, कि जो जय ने स्पेंड किया था, जय ने जो खर्चा किया था 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स, तो विजय ने क्या किया, एक पेन कम कर दिया. राइट, 3 की जगह 2 पेन लिया, तो एक पेन कम लिया, उसको एक पेन की जगह पे 2 पेंसिल ज्यादा मिल गई. देखो, 3 की जगह उसने 2 पेन लिए तो एक पेन कम लिया, उसको 5 पेंसिल की जगह 7 पेंसिल मिल गई, तो 2 पेंसिल मिल गई. एक पेन कम लेने से 2 पेंसिल ज्यादा मिल गई, मतलब एक पेन की कॉस्ट और 2 पेंसिल की कॉस्ट सेम है. राइट, वो सिंपल था. लॉजिकल सोचना, लॉजिकल सोचने में दिमाग लगता है ज्यादा, क्यों टेंशन लेनी, ऐसे ही लिख के करो. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये था, P scored 40 marks more than Q in an examination if Q scored 10% less than P. देखो, ये तो आप रेशियो लिख के भी कर सकते थे कि Q का स्कोर 10% लेस देन P है, तो अगर P का 10 है तो Q का 9 है. आप 190 लिख के भी कर सकते हो. तो ये इनका रेशियो है स्कोर का. तो इनमें जो डिफरेंस है
वो 1 यूनिट का डिफरेंस है, अगर ये 9 यूनिट है, ये 10 यूनिट है, 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 40 मार्क्स, क्योंकि पहली लाइन में लिखा हुआ पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब वो 1 यूनिट का डिफरेंस 40 मार्क्स का है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है हाउ मच डिड क्यू स्कोर। सो क्यू ने कितना स्कोर किया है 9 यूनिट, अगर 1 यूनिट 40 है, 9 यूनिट कितना होगा 360, राइट, 360 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत सिंपल, आप 10x 9x ले सकते हो, P का स्कोर 10x, Q का स्कोर 9x, डिफरेंस है 1x, x इक्वल टू 40 इज गिवन इन द फर्स्ट लाइन, तो 9x स्कोर बताना है, Q का स्कोर होगा 9x, 9 इंटू 40 360, राइट, इजी क्वेश्चन था काफी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। A person P asked one of his 3 friends X as to how much money he had. तो उसके 3 फ्रेंड्स हैं एक्स वाई जेड, वो एक से पूछ रहा है, एक्स से पूछ रहा है कितनी मनी है उसके पास। एक्स रिप्लाइड, इफ वाई गिव मी 40 रुपीज देन वाई विल हैव हाफ ऑफ मनी एज जेड। तो यहां पे मैं ऐसा ले लेता हूं, एक्स वाई जेड के पास जो मनी है, राइट, वो स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड है इनिशियल मनी। ओके, और इसने फर्स्ट इक्वेशन दी थी कि अगर y उसे 40 रुपीज दे देता, तो फर्स्ट कंडीशन जो उसने बोली थी, फर्स्ट कंडीशन मैं यहां लिख लेता हूं, अगर y 40 रुपीज दे देता, राइट, किसको दे देता, x को, तो उसके पास x प्लस 40 हो जाता और y के पास y माइनस 40 हो जाता, देन y विल हैव हाफ एज मच एज z। तो z के पास जो होता, ये जो दोनों में कंडीशन दी हुई है कि यहां से हमें उसने बता रखा है y माइनस 40 क्या हो जाता, हाफ ऑफ z, राइट, तो दैट मीन z इक्वल टू 2y माइनस 80। आप ऐसे भी लिख सकते हो यहां पे z इक्वल टू 2y माइनस 80। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन उसने दी, एक सिचुएशन उसने। सेकंड में उसने कहा बट इफ z गिव्स मी ₹40, सेकंड इक्वेशन कुछ ऐसे बनाई उसने, इफ z गिव्स मी ₹40 दैट मीन्स इसके पास x प्लस 40 हो जाए, z के पास z माइनस 40 हो जाए, देन 3 ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट। ओके, y के पास यही रहे तो ये तीनों इक्वल है। ओके, ये सेकंड सिनेरियो है। तो अब इसमें जो ये वाला पार्ट है, इसको और इसको अगर इक्वेट कर दें, मतलब y की वैल्यू z माइनस 40 यहां पे पुट कर दें, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू जेड माइनस 40 माइनस 80 इक्वल टू z, विच इज 2z माइनस 80 इक्वल टू z, और ये z इधर आ जाएगा, ये 160, तो z की 160 अमाउंट आ गई, राइट। अगर z 160 है, देखो यहां पे अगर मैं z को 160 यहां रख दूं, ओके, अभी मैं हाई इसको दूसरे कलर से देख लेता हूं, z को यहां अगर 160 रख दो आप, तो 160 माइनस 40 y कितना हो जाएगा 120, राइट, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 120, तो z हमारा आया है 160, y हमारा आ गया 120, और यहां y 120 है तो x प्लस 40 इक्वल टू 120, सो x विल बी 80। तो इसका मतलब इनकी वैल्यूज हैं 80, 120 एंड 160, तो 80 एंड 120 200 एंड 160 360, so total amount is 360। B option is the correct answer because he is asking for what is the total amount of x, y and z, right? ओके, चलो, दो कंडीशन थी, दो लीनियर इक्वेशन बनवा दी थी उसने। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आप ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट हाँ आपको लिख के करना पड़ता तो टाइम तो आपका खा ही जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर करेक्ट एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग। तो करेक्ट का कितना है +5 और रॉन्ग का है -2। ओके, so he is saying after attempting all the 90 questions a student got a 387 marks. What is the number of incorrect responses? तो इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज को n ले लेते हैं, तो उसने सारे किए हैं, तो बाकी 90 माइनस n उसके करेक्ट होंगे, तो ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट या रॉन्ग।
करेक्ट को उसको मिलेंगे 5 मार्क्स, इनकरेक्ट को उसको मिलेंगे -2 मार्क्स। तो इन दोनों का टोटल जो उसके टोटल मार्क्स है वो 387 है। तो यहां से देख लो 19 to 5 450 -5n -2n इक्वल टू 387। ये 5n and 2n 7n इधर ले आओ, उधर ले जाओ 13 and 50 63, तो n आ गया 9। तो आपको यही बताना था, इनकरेक्ट ही हमने लेके चले थे, इनकरेक्ट को हमने n लिया था, तो वही हमारा 9 आ गया। राइट, उसने इनकरेक्ट ही पूछा था, मैं उसी को n लेके चला था। देखो टोटल क्वेश्चन तो 90 थे ना, उसने 90 के 90 अटेम्प्ट किए हैं, तो n अगर इनकरेक्ट है तो 90 माइनस n करेक्ट होंगे। किए उसने सारे हैं, क्योंकि उसने लिखा हुआ है यहां पे आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चंस। ओके, तो 9 आपके इनकरेक्ट आ गए और बाकी के 81 जो है वो करेक्ट हो गए, तो उसका स्कोर आ गया 387। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है 3p + 4p + pp। इसको एक बार लिख लेते हैं कैसे, मैं ऐड जैसे करता हूं वैसे लिख लेता हूं। 3p 4p pp, ये डिजिट्स हैं, pp, इनको ऐड कर रहे हो आप सबको, और हमारे पास आ रहा है RQ2। तो देखो किसी एक डिजिट को 4 बार ऐड कर रहे हो आप और 2 बन रहा है, और इसने पूछा है व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स। ये जो सम बन रहा है इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होंगी। देखो यहां p को 4 बार ऐड करोगे और 2 आए, ये कैसे पॉसिबल है? 4 इंटू पी टोटल बनेगा ना, और 2 आए, तो 4 इंटू 3 में बन सकता है 12। यानी कि अगर यहां p की वैल्यू 3 हो, देखो मैं जहां जहां p है वहां 3 लिख रहा हूं, और बाकी जो गिवन था वो एज इट इज, उसको ऐड करूंगा तो 3 4 12 2 1 कैरी 3 3 9 1 10 4 14। ओके, सो ऐसा बन जाएगा। उसमें उसने कहा p q r r ऑल डिफरेंट, ये p हमने लिया है 3, q हमारा निकला है 4 और r हमारा है 1, सब अलग हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है, तो कंडीशन पूरी हो रही है। तो एक पॉसिबल सम है 142, तो एक पॉसिबल सम आ गया 142। अब देखो ऐसे ही p 4 बार ऐड करो 2 लास्ट में आए, तो वो 8 में भी पॉसिबल है, मतलब 8 8 8 8 32 बन जाएगा ना। और यहां भी p है, p सब जगह 8 लेना पड़ेगा। अब यहां पे 8 32 आएगा, 3 कैरी आएगा, 3 3 6 4 10 10 and 16 26। अब देखो आपका p आपने 8 लिया, q आपका 6 आया, r आपका 2 आया, ये भी सारे अलग हैं। राइट, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो 262 एक और पॉसिबल सम आ गया। क्या और कोई बन सकता है? देखो p 3 3 3 3 में बन गया, 2 आया लास्ट में, 8 8 में 2 आया, बाकी सब में 2 आता है नहीं, क्योंकि अगर p 0 हो तो 2 नहीं बनेगा, 1 हो तो 2 नहीं बनेगा, 4 बनेगा ना, 1 1 1 1 4 टाइम्स, 2 2 2 4 टाइम्स 8 बनेगा, 3 में 2 बना था, 4 4 4 टाइम्स 6 बनेगा, 5 5 4 टाइम्स 0 आ जाएगा लास्ट में, 6 6 4 टाइम 4 आएगा, 7 7 4 टाइम्स 8 आएगा, 8 का हमने ले लिया केस, 9 4 टाइम्स 6 आएगा। मतलब कोई और पॉसिबल नहीं था, सिर्फ 3 और, तो 2 पॉसिबल सम था। इनका अरिथमेटिक मीन मुझे चाहिए था एवरेज, इनका टोटल बन रहा है 404, तो एवरेज क्या होगा? डिवाइड बाय 2 202। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। राइट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जनरल क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब अगर आप देखेंगे मैथ्स में, ये बेशक लॉजिकल वैसे हम कहते हैं, बट जनरल क्वेश्चंस, राइट, रीजनिंग टाइप, जैसे ये भी है पी क्यू इंटू 3, ये क्वेश्चन भी आया था 2021 में, ये 2 पूछ लिए थे उसने ऐसे क्वेश्चन, जो अल्फा न्यूमेरिक रीजनिंग के क्वेश्चन लगते हैं, बट मैथमेटिकल नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे पी क्यू आर आर ऑल डिफरेंट, आर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तीसरा डिजिट भी आना चाहिए। तो 3 से किसको मल्टीप्लाई करें ताकि वो सेम डिजिट आ जाए? राइट, 3 के टेबल में किससे मल्टीप्लाई करते हो? जब सेम डिजिट आ जाए, जिससे मल्टीप्लाई करो वो वाला डिजिट। सो 3 इंटू 0 पे 0 आ सकता है, बट अगर मैं 3 इंटू 0 करूंगा, राइट, यहां 0 करूंगा, तो एनीथिंग उसके साथ 0 लगाएंगे तो यहां भी 0 0 आ जाएगा। तो
देखो ऐसा बन जाएगा ना, P के बाद यहां 0 लगा हो, इंटू 3 करते हो तो यहां पे R के बाद 2 0 लग जाएंगे। तो ये हंड्रेड्स में तो 3 के टेबल में सिर्फ 300 ही आ सकता है, राइट? ऐसा ही हो सकता है ना, क्योंकि अगर मैं यहां समथिंग 0 है तो पहला 100 3 के टेबल में 300 आता है, वो ऊपर 100 से तो मल्टीप्लाई हो नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो ना, यहां पे मैक्सिमम आप 90 ले सकते हो, 90 इंटू 3 270, 300 तक पहुंचोगे नहीं, तब तक 303 का मल्टीपल नहीं आएगा। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं था 0 वाला केस। अब दूसरा 3 के टेबल में ऐसा जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो वही लास्ट में आए तो होता है 5, राइट? 3 इंटू 5 करोगे, जैसे यहां पे कुछ हो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लास्ट में 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट? ऐसा कुछ 3 इंटू 5 20, 3 इंटू 5 15 का 5 1 कैरी। अब 3 इंटू समथिंग करो, प्लस 1 करो और 5 आए तो 3 इंटू 8 24 प्लस 1 25, 5 2 कैरी, सो यहां पे 2 आ जाएगा। मतलब 85 इंटू 3 255 पे ये बनता है। ओके, तो इसमें P क्या बना? P है आपका 8, ओके, P है आपका 8। R क्या है? R है आपका 2, तो 8 प्लस 2 डिवाइड बाय Q, Q आपने लिया 5, तो 8 प्लस 2 10 बाय 5, 10 बाय 5 की वैल्यू क्या आएगी ये बतानी थी हमें, P प्लस R डिवाइडेड बाय Q। सो 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, 10 बाय 5, ये आ गया 2। सो बी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो दो ही पॉसिबिलिटी थी, 3 इंटू 0 पे 0 आता है या 3 इंटू 5 पे 5 आता है, बाकी सब में अलग आता है। 3 इंटू 1 पे 3 आ जाएगा, तो 1 और 3 सेम नहीं हो सकते ना, क्यों दोनों सेम होने चाहिए। 3 को जिससे मल्टीप्लाई करो वही आना चाहिए लास्ट में डिजिट। सो 3 इंटू 1 में 1 नहीं आता, 3 इंटू 2 में 2 नहीं आता, 3 इंटू 3 में 3 नहीं आता, 3 इंटू 4 में 4 नहीं आता, 3 इंटू 5 में 5 आता है, 3 इंटू 5 15 लिखेंगे तो 5 आएगा। 3 इंटू 6 में 6 नहीं आएगा, 3 इंटू 7 में 7 नहीं आएगा, 3 इंटू 8 में 8 नहीं आएगा, 3 इंटू 9 में 9 नहीं आएगा। इसका मतलब सिर्फ 5 ही पॉसिबल है। 0 वाला केस हमने एलिमिनेट कर दिया था, वो पॉसिबल नहीं था, राइट? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके, सक्षम कोर्स के बारे में आपको बता ही चुका हूं मैं, सी सेट का कोर्स स्लीपी क्लासेस पे। इसमें हम पूरे 90 प्लस लेक्चर्स में, ये 90 के करीब लेक्चर्स हैं जिसमें हम सारा सिलेबस सी सेट का कवर कर रहे हैं। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सब हर क्लास के साथ असाइनमेंट्स, पीडीएफ असाइनमेंट्स हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, कंप्लीट पैकेज है ये आपका। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। There are 3 points PQ and R on a straight line such that PQ is to QR is 3 is to 5. If n is the number of possible values of PQ is to PR. क्वेश्चन समझते हैं, वैसे लॉजिकल क्वेश्चन था, रीजनिंग का लग रहा था। देखो एक स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट है पी क्यू आर, तो मैं ले लेता हूं पी क्यू एंड आर। ओके, इसने कहा पी क्यू 3 और क्यू आर 5, ये 3 is to 5 है। अब उसने पूछा पी क्यू इज टू पी आर, तो पी क्यू हो जाएगा 3 और पी आर हो जाएगी 3 प्लस 5 8। तो अगर मैं पी क्यू इज टू पी आर कहूं, ओके पी आर, तो पी क्यू 3 और पी आर 8 हो जाएगी 3 is to 8। तो ये एक पॉसिबल वैल्यू थी, बट एक्चुअली लॉजिकल था ये, तो एक और सिनेरियो था पॉसिबल, राइट? इसने कहा था नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू इज टू पी आर, तो एक पॉसिबल वैल्यू तो ऐसे ही थी। दूसरी पॉसिबल वैल्यू थी कि अगर पी क्यू भी यही हो, राइट? ऐसा था ना, पी क्यू और पी आर, सॉरी, इसमें अगर मैं उल्टा करूं कि पी को बीच में लो, ओके, आप ऐसा देखो, पी को बीच में लो और पी क्यू इज टू क्यू आर की बात करते हैं। पी क्यू यहां है और आर यहां है। अब पी क्यू 3 है, राइट? ये वाला पार्ट 3 है और 3 is to 5 क्या बन रहा है? क्यू आर। तो क्यू आर ये 5 है, ये 5 है, तो इसका मतलब ये 2 हो गया। अब क्या है, पी क्यू इज टू पी आर अभी भी 3 is to 5 है, पी क्यू यहां है और पी आर, उसने यही कहा था ना पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन पे है।
तो अब अगर मैं पी क्यू इज टू पी आर पूछूं तो पी क्यू 3 बना और पी आर 2 बना, तो ये भी एक पॉसिबल वैल्यू थी। देखो पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन में है, अब पी कॉर्नर में है, क्यू ए और आर एक साइड पे है, तो क्यू भी पहले आएगा क्योंकि वो 3 है और क्यू आर जो है आगे 5 है, राइट। तो पी क्यू आर आपने ऐसे ले लिया, ओके। उससे बाकी से फर्क नहीं पड़ता। देखो एक एक कई लोगों के दिमाग में आता है, चलो मैं एक और बना के देखता हूं सिनेरियो। एक में मैंने पी को लेफ्ट पे लिया था, एक में बीच में लिया था, अब की राइट में लेके देखता हूं पी को, राइट, पी को राइट में ले लेता हूं। अब पी क्यू जो है वो 3 है और पी क्यू पी आर क्यू आर जो है वो 5 है, ओके। तो अगर मैं आर यहां लेता हूं, पी के बाद आर लेता हूं, राइट, पी आर, तो पी आर कितना हो जाएगा हमारा, पी आर तो दे ही नहीं रखा, पी क्यू इज टू क्यू आर दे रखा है, राइट। तो पी क्यू हमारा कम होगा, तो वो ज्यादा नहीं हो सकता, तो यहां तो आपको क्यू ही लेना पड़ेगा, राइट, पी क्यू ही लेना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। और ये तो मैं ले चुका हूं, क्यू बीच में ले चुका हूं, पी एक कॉर्नर पे, ये हो चुका है केस। तो इसका मतलब और कोई केस नहीं था, दो ही केस पॉसिबल थे, राइट, दो ही केस पॉसिबल थे। तो दो वैल्यूज पॉसिबल थी आपकी पी क्यू इज टू पी आर, राइट। एक बार आपने P को बीच में लिया, एक बार Q को बीच में लिया, आप R को बीच में लेके देखते हैं तो प्रॉब्लम है ना। R अगर बीच में लेते हैं, सपोज आप R सोचते हैं कि मैं बीच में ले लूं, तो R के साथ Q का डिस्टेंस जो है वो 3 का है, लेट से मैं यहां ले लूं Q को और 3 डिस्टेंस है। अब P दूसरी साइड पे लेना है, और R और Q में सॉरी Q और P में जो डिस्टेंस है वो 2 का है, राइट। यहां पे है ना, पी और क्यू में डिस्टेंस जो है वो 3 का, सॉरी पी एंड क्यू का डिस्टेंस 3 का था, आर क्यू का डिस्टेंस 5 था, तो ये पॉसिबल नहीं था कि पी यहां आए। अब पी बीच में बन जाएगा और वो कवर कर चुके हम, पी बीच में आएगा तो, राइट। तो कोई और केस नहीं बनता था, आप एक बार चेक कर लेना बना के, आप आर को बीच में बना ही नहीं सकते, राइट। या तो बीच में बनेगा क्यू या बीच में बनेगा पी, तो दो पॉसिबल वैल्यू आएंगी आपकी पी क्यू पी आर की इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। अच्छा क्वेश्चन था ये, लॉजिकल दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये। अब था, ऑन अ चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स बी चोजन ऑन द डायगोनल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन था एक्चुअली, बट वो हाउ मेनी वेज देखते हैं तो लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद आ जाती है, तो मैंने यहां पे लिख लिया, ओके। अब क्या होता है, चेस बोर्ड 8x8 का होता है एक बोर्ड, तो कुछ ऐसा मैं यहाँ पे हल्का सा इसको बना ही लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या हम बात कर रहे हैं, ओके। चेस बोर्ड बनाने के लिए, ओके, अज्यूम कर लो ये सारी स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूं मैं, ओके। ये 4 हो गया, अब इसके बीच में भी और लाइनें आएंगी, तो ये कुछ 8x8 का ऐसा बन जाएगा आपका चेस बोर्ड, ओके। अब देखो जरा, अब क्या है, ये ऐसा कुछ रोज होती हैं क्योंकि एक तरफ वो ब्लैक आता है, अगर यहां सपोज आपका ब्लैक आता है, राइट, ब्लैक वाला स्क्वायर, तो ये सारे ब्लैक वाले रहते हैं, मतलब एक डायगोनल आपका ब्लैक वाला होता है और एक डायगोनल होता है वाइट वाला, राइट। अगर ये ब्लैक है तो उस साइड से वाइट वाला बनेगा, मतलब वहां ब्लैक यहां आएगा, आप ये देखेंगे ना, तो यहां पे आएगा ये ब्लैक, ओके। थोड़ा सा दे देता हूं आइडिया, क्यों हम अलग अलग डायगोनल दोनों को लेना पड़ता है हमें, क्योंकि दोनों डायगोनल अलग होते हैं, सिग्निफिकेंट हैं। यहां पे बनेगा आपका ब्लैक वाला, ये मैं जहां पे भी शेड कर रहा हूं थोड़ी सी, उसको हम ब्लैक मानेंगे, और दूसरे वाला वाइट वाला, राइट। ब्लैक एंड वाइट होते हैं चेस बोर्ड के स्क्वायर्स। अब क्या है, अगर मैं यहां से गिनता हूं कि मुझे चाहिए 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स ऑन द डायगोनल, राइट। तो अगर मैं यहां से लेता हूं तो यहां पहले वाला स्टार्ट कर लूं, राइट, इस कॉर्नर से स्टार्ट कर लूं, तो ये 1 2 3 4 5 6 यहां तक आ जाएगा,
बट अगर मैं यहां से फर्स्ट से स्टार्ट कर लूं तो 1 2 3 4 5 6 यहां तक आ जाएगा, या यहां से स्टार्ट कर लूं तो 1 2 3 4 5 6 वो यहां तक आ जाएगा। तो ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मतलब एक मैं बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर टॉप कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूं, एक उसके नीचे वाले से, एक उसके नीचे वाले से, 3 जगह से ये हो सकता है। तो 3 केसेस यहां बन सकते हैं और 3 केसेस इस पे भी बन जाएंगे, राइट। 1 यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो, तो आपके 6 यहां भी बन सकते हैं। सो 3 + 3 टोटल 6 केसेस बनने थे आपके, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ विजुअलाइजेशन के कैसे वो बन सकते हैं 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर। तो स्टार्ट कहां से करोगे डायगोनल में, कौन से वाले 6 लोगे, राइट। कुछ ऐसा कि ये वाले 6 आप लोगे, राइट, यहां तक, या मैं यहां कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूं, या यहां से यहां तक 6 लोगे, राइट, ये वाले 6, मतलब ये डायगोनल उसी पे ले रहे हैं, बीच वाले पे ही, ओके, राइट, वही डायगोनल है ना आपका डायगोनल का। और लास्ट वाला अगर आप सपोज करो ब्राउन में कलर ले लेता हूं, यहां से यहां तक, तो वो 3 पॉसिबिलिटी वहां थी, 3 दूसरी साइड से थी, तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बन जाती थी। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Now using 22333 as digit, how many distinct numbers greater than 30,000 can be formed? ये भी लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन लगता है। हाँ है भी, करना चाहो तो कर सकते हो, वरना बिना पीएनसी के भी कर सकते हो। पहली बात तो ये 5 डिजिट दिए हुए हैं, राइट। 5 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, ये पांचों यूज करने हैं और 30,000 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 30,000। तो पहला डिजिट तो फिक्स है, 3 ही आएगा, 2 तो नहीं आएगा। अगर 2 आएगा तो वो 30,000 से लेस हो जाएगा, राइट। 30,000 से ऊपर बनाने के लिए आपको 3 रखना पड़ेगा यहां फिक्स। अब यहां कुछ भी रख सकते हो बचे हुए में। अब बचे हुए हैं 2 2 2 3, राइट। 2 2 2 3 को अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको आती है परमुटेशन, तो 4 को अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल, और उसमें से 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, राइट। तो ये आपका सिंपल होता है 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 4 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 6 आ गया, तो 6 आपका आंसर आ गया। अगर किसी को नहीं आता था तो घबराने की, बिल्कुल परमुटेशन कॉम्बिनेशन जानने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं इनको देखा करो कि नंबर ऑफ वेज कैसे। तो ये जो बाकी के 4 डिजिट थे उनमें 2 3 और 2 2 को अरेंज करना था, तो कैसे करते, या तो 3 3 2 2, एक 3 यहां पे, या 3 2 3 2, या 3 2 2 3। मैंने पहले 3 को फिक्स कर लिया, राइट, ये 3 केस बन गए। अब पहले 2 को फिक्स कर लेता हूं, राइट, यहां पे आया 2 2 3 3, या 2 3 2 3, या 2 3 3 2, राइट। तो पहले 3 फिक्स करने में 3 केस और पहले 2 फिक्स करने में 3 केस, यानी कि ये चारों को आप 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो और कोई तरीका नहीं है, तो 6 वेज आ गए, राइट। आप लिख के देख सकते थे, बड़े प्यार से अरेंज हो जाते। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। अब था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर कैन बी 100। पहले तो पॉसिबिलिटी बतानी है मुझे, 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम 100 हो सकता है। भाई कंसेक्यूटिव इंटीजर को करने का बड़ा आसान तरीका होता है। पहले बात तो अगर 5 का सम 100 है तो उनका एवरेज कितना आएगा, 100/5 करो 20, ये मिडिल नंबर होना चाहिए, तो मिडिल में 20 को रखो, 2 नंबर इससे छोटे और 2 नंबर इससे बड़े लो, तो ये आपके 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर आ गए जिनका सम 100 है। क्योंकि इनका एवरेज मिडिल नंबर आएगा, मिडिल नंबर इंटू 5 100 हो जाएगा, तो 100 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम 100 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट थी। सेकेंड इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। ये हमें पता है 1 2 3 का होता है, राइट। 1 2 3 का ये हमारा अभी भी एक क्वेश्चन आया था ना कहीं और भी हमने देखा था एक क्वेश्चन कि 1 2 3 का सम और 1 2 3 का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट थी, राइट, कैन बी इक्वल। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था, बोथ 1। ये अगर नेचुरल नंबर कहा था तो एक ही कॉम्बिनेशन होता है 1 2 3 का, जिसमें सम और प्रोडक्ट सेम होता है।
बट अगर ये नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर लिख दे तो 3 कॉम्बिनेशन होते हैं ऐसे जिसमें सम और प्रोडक्ट सेम होता है। वो होते हैं एक 1 2 3, एक -3 -2 -1, इनका सब -6 बनेगा, इनका प्रोडक्ट भी -6 बनेगा। और एक होता है -1 0 और 1, तो इनका प्रोडक्ट -1 0 और 1 का प्रोडक्ट भी 0 बनेगा, सम भी 0 बनेगा। राइट, ये 3 कॉम्बिनेशन होते हैं ऐसे जिसमें 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम और प्रोडक्ट सेम आता है। बट नेचुरल नंबर में सिर्फ एक होता है, नेचुरल नंबर में सिर्फ एक। यहां पे नेचुरल नंबर लिखा था बट एक होता है नेचुरल नंबर में भी। राइट, तो आंसर आएगा बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। A cubical vessel of side 1 meter is filled completely with water. How many milliliter of water? ये सिर्फ यूनिट कन्वर्जन का था, जिसको पता था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर, बस उसका सॉल्व हो गया था। ये था क्यूबिकल वेसल है 1 मीटर साइड का, तो उसका वॉल्यूम होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 मीटर क्यूब, यही होगा उसका वॉल्यूम। और 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। अब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो एक के आगे 6 जीरो लगनी थी, इतना मिलीलीटर आपका आना था। ओके, तो 6 जीरो मेरे ख्याल लास्ट चॉइस में है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, ये यूनिट कन्वर्जन का था। सिंपली अगर आपको पता हो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं पता हो तो यू कांट डू इट, सिंपल। राइट, ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, फैक्ट बेस्ड। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। There are 6 persons arranged in a row. Another person has to shake hands with 3 of them, so that he should not shake hands with 2 consecutive person. In how many distinct possible combination can the handshake take place? Right? 3 से शेक हैंड करना है, 6 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 से शेक हैंड करना है और ये इंश्योर करना है कि he has to shake hand with 3 so that he should not shake hand with 2 consecutive person, 2 consecutive से नहीं करना। राइट, अब लोगों को लगता है क्या आ गया, राइट, इसको 6 पार्ट्स में से बीच में 2 डिवीजन डालने हैं अलग अलग। राइट, आप करके देख लेते, शेक हैंड में इससे करूं, इससे नहीं कर सकता, इससे करूं, इससे नहीं कर सकता, इससे करूं, राइट, 3 हो गए। या फिर इससे करूं, इससे ना करूं, इससे करूं, इससे ना करूं, इससे भी ना करूं, इससे करूं, अभी भी कंडीशन वायलेट नहीं होती, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं है। राइट, तो जब हमने पहले दोनों को फिक्स कर दिया यहां तक, तो आगे लास्ट में ये 2 पॉसिबिलिटी थी। अब दूसरे को हिला के देखो, इसको ना करो, इधर करो, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है। अब पहले वाले को हिला दो तो एक ही पॉसिबिलिटी उसकी है। राइट, इसका मतलब ये 4 ही पॉसिबिलिटी है। देखो जरा कैसे ऑर्डर कैसे हम करते हैं, इसको देखने का मेरा तरीका क्या होता है, पहले आप करो, पहले 2 को फिक्स, पहले 2 को फिक्स, राइट, मिनिमम उसमें। तो क्या होगा, एक को करोगे तो दूसरे को नहीं कर सकते, तीसरे को करोगे शेक हैंड तो चौथे को नहीं कर सकते। अब बाकी 2 में, बाकी 2 में आपके पास 2 ऑप्शन बची, इसमें 2 ऑप्शन बची। पहले दोनों को फिक्स कर दिया था तो 2 ऑप्शन बची। देखो पहले ये वाले फिक्स थे तो 2 केस हो गए थे। अब पहले 2 को फिक्स नहीं करना तो एक को फिक्स करते हैं, इसको फिक्स करते हैं, राइट, और अब दूसरे को हिला देते। राइट, उसके पहले को फिक्स करने के साथ दूसरे की उस पोजीशन के तो केस हो चुके थे। राइट, ये वाली पोजीशन के तो केस हो चुके थे हमारे। अब हमारी नेक्स्ट पोजीशन यहां आती थी, अगर यहां आती है तो एक ही केस बचता है कि उसके साथ वाला हो नहीं सकता तो यहीं पे टिक होगा, तो एक ही केस बचता था। तो इसका मतलब पहले वाले को भी फिक्स करके हमारा एक ही केस बचा हुआ था वो कर दिया हमने। अब पहले वाले को हिलाना पड़ेगा, उसको हमने हिला दिया तो बाकी वालों के पास पोजीशन ही एक बची। राइट, बीच में तो आप ले नहीं सकते, कंसेक्यूटिव ले नहीं सकते, तो 4 ही पॉसिबल केस थे। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में an amount of money was distributed among ABC in the ratio P is to Q is to R.
पहली स्टेटमेंट बोल रहा है ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। देखो ए को मिल रहा है पी, बी को मिल रहा है क्यू, सी को मिल रहा है आर। अगर ये पी जो है, पहली स्टेटमेंट कहती है अगर ये पी क्यू प्लस आर से बड़ा है, राइट, ये पहली स्टेटमेंट बोल रही है, तो पी उन दोनों के टोटल से बड़ा है, तो उन दोनों के इंडिविजुअल से बड़ा होगा ही, मतलब ए को तो मैक्सिमम शेयर मिलेगा ही, राइट। ये तो ट्रू है। इफ कंडीशन तो यही है ना कि पी को क्यू प्लस आर से ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्यू से भी ज्यादा, आर से भी ज्यादा है, राइट। तो पी का तो मैक्सिमम है। गुड, तो पहला तो ट्रू है। सेकंड में कहता है सी गेट्स मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। ओके, वो कह रहा है आर जो है वो लेस है किससे? पी प्लस क्यू से, और कहता है आर मिनिमम है। ये सेकंड स्टेटमेंट है। बट इसमें आर मिनिमम क्यों है? वो पी प्लस क्यू से कम है, हो सकता है पी से ज्यादा हो, राइट। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। सपोज 5 + 1 इज ग्रेटर देन 3। देखो दोनों का सम तो ग्रेटर है आर। अब आर क्या है? लेस देन पी प्लस क्यू, पर आर मिनिमम तो नहीं है। मिनिमम तो क्यू बना दिया मैंने इसमें, राइट। उन दोनों का सम उससे हो सकता है दोनों ही छोटे होते, जैसे 2 और 2 होते दोनों, ये 3 होता, तो ये दोनों जो हैं इंडिविजुअली सी से छोटे हैं, मतलब आर से छोटे, बट वैसे उनका सम बड़ा है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट तो गलत है कि इसको कहें कि सी विल गेट द मिनिमम शेयर। ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। पहले वाली स्टेटमेंट करेक्ट थी कि अगर P को Q प्लस आर से ज्यादा मिलेगा, दोनों के सम से ही ज्यादा है, तो दोनों के इंडिविजुअल से ज्यादा तो है ही, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली, तो दैट विल बी माय आंसर। ओके, वन ओनली इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Now, a pie diagram shows the percentage distribution of proteins, water and other dry elements in the human body. Given that, मैं एक बार बना ही लेता हूं। जो भी है, इसने कहा प्रोटीन जो है 16% है, तो 16% मैंने यहां ले लिया, ये प्रोटीन है 16%। फिर है वाटर कॉरस्पॉन्डिंग टू 70%, तो यहां तक लेट से मैंने ले लिया, ये सारा वाटर है और ये 70% है। Okay, if both protein and the other dry elements corresponding to P%, P and dry element, okay, dry element यहां बचे हुए थे, right, other dry elements, वो कितना बच गया था? 70 and 16 86 हो गया, तो 14% बच गया था। तो कह रहा है if both protein and dry elements are P%, protein and dry elements टोटल मिला के कितने हो गए? 30%। तो P is 30, जो P% लिखा वो एक्चुअली 30% है। Then what is the central angle of the sector representing P on the pie diagram? So 30% का एंगल कितना होता है, राइट? आपको पता ही होगा कि 100% हमारा 360 डिग्री होता है, तो 10% हमारा 36 डिग्री होता है। मुझे बताना है 30%, तो 30% होगा 36 इंटू 3, 108 डिग्री, राइट। सो हमारा आंसर आएगा 108 डिग्री, राइट। बिल्कुल 108 डिग्री हो जाएगा। टोटल प्रोटीन प्लस ड्राई एलिमेंट्स का जो है टोटल हमारा 30% है परसेंटेज में। डिग्री में जो होता है वो 10% 36 डिग्री या 1% 3.6 डिग्री होता है। ओके, तो 30% इक्वल टू 108 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Now, difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging the position of the digit is 54. देखें जरा, एक 2 डिजिट नंबर कैसा लिखते हैं हम? वैसे जैसे ए बी लिख दिया 2 डिजिट नंबर, इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है 10a + b। क्यों? ये टेंस प्लेस पे है और ये यूनिट प्लेस पे है। ओके, तो 10a + b को रिवर्स किया तो हो गया 10b + a। उसका डिफरेंस लिया, डिफरेंस कितना आया? 9a - 9b। अब ये दे रखा है 54, राइट। डिफरेंस दे रखा है, तो a - b कितना आ गया? 6। ओके, ए और बी क्या है? डिजिट्स। चलो,
ये कहता है द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमिन्ड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज गिवन। ओनली इफ लिख के गलत कर दिया इसने। ओनली इफ का तो मतलब हो गया और किसी तरीके से निकाल ही नहीं सकते। अगर a माइनस बी 6 दिया है और मुझे वो बता दे कि a प्लस बी कोई वैल्यू है, लेट से a माइनस बी 6 है, a प्लस बी 8 है, तो मैं बता दूंगा a 7 है, b 1 है, उनका डिफरेंस 6 है। तो सम दे दे तो भी निकल जाएगा। प्रोडक्ट देना जरूरी थोड़ी है, राइट? डिफरेंस तो मेरे पास निकल गया। ये कह रहा है कि आपका जो सम ऑफ द टू डिजिट, अच्छा सम ऑफ द टू डिजिट निकालना है। अच्छा ये कह दे कि ए बी से 6 ज्यादा यहां पे लिखा हुआ है और सपोज ए की वैल्यू दे दे, ए इक्वल टू 7 कह दे, प्रोडक्ट ना दे। मेरा कहने का मतलब है कि एक इक्वेशन थी a माइनस बी इक्वल टू 6, उसमें प्रोडक्ट देना क्यों जरूरी है? आप कोई एक नंबर दे दे तो भी निकल जाएगा। तो देयर कैन बी मेनी कंडीशन। ओनली इफ वर्ड गलत कर दिया, अगर ओनली इफ ना होता, इफ होता, तब आपकी ये स्टेटमेंट ठीक थी। बट ओनली इफ लिखा है इसलिए हम ये स्टेटमेंट ठीक नहीं ले सकते, राइट? ओनली इफ का मतलब है किसी और तरीके से आप निकाल ही नहीं सकते। मुझे बी कोई बता दे तो मैं निकाल दूंगा a प्लस बी क्या होगा, क्योंकि बी बता देगा तो a निकल जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। सो प्रोडक्ट देना ओनली सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट दिया हो तो निकल जाएगा, प्रोडक्ट दे रखा हो तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके चलो, सेकंड है डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड। ये तो पहले ही निकल गया है हमारा, सो ये तो करेक्ट है। सो टू ओनली आपका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन, टू ओनली। दैट इज सेकंड स्टेटमेंट तो सीधी सी थी, डिफरेंस निकल जाएगा, वो तो हमने निकाल ही लिया ऑलरेडी। बट सम निकालने के लिए प्रोडक्ट देना ही एक सॉल्यूशन है, वो गलत लिखा हुआ है। ओनली इफ वर्ड गलत लिख दिया, इफ लिखा होता तो वो भी करेक्ट होता। ओके चलो नेक्स्ट पे आओ। X said to Y, at the time of your birth, I was twice as old as you are at present. Okay. तो X की प्रेजेंट एज दे रखी है 40, सो X की प्रेजेंट एज 42 है। Y की प्रेजेंट एज लेट से N है। ओके सो जब ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जब y 0 का होगा, राइट, दैट मीन्स आप कितना पीछे चले गए? n ईयर्स पीछे चले गए। तो यहां से n ईयर्स पीछे जाओगे तो इसकी एज उस टाइम पे 42 माइनस n होगी, राइट? सो ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। तो कह रहा है 42 माइनस n, ये जो एज थी ये उसकी प्रेजेंट एज की डबल है। दैट मीन्स 42 इक्वल टू 3n, सो n इक्वल टू 14। तो ये देखो, आप लिख के भी देख सकते हो। यहां पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, दूसरा कलर ले लेते हैं, अगर मैं n को 14 रखूं तो ये जब 0 ईयर का था, जब बर्थ था 14 ईयर पहले, तो 14 ईयर पहले ये वैल्यू 28 होगी। तो 28 14 का डबल है, राइट? यही वो बोल रहा है। चलो, सो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है 8 years ago the age of x was 5 times the age of y। 8 years ago, अभी वो 42 का है, तो 8 year ago 34 होगा, राइट? 34 तो वैसे भी 5 का मल्टीपल नहीं है। तो 8 year ago y की एज होगी 6, तो 5 का मल्टीपल तो नहीं आ रहा, तो ये तो गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड इज आफ्टर 14 ईयर्स। आफ्टर 14 ईयर्स x हो जाएगा 42 प्लस 14 56, y हो जाएगा 14 प्लस 14 28, तो ये डबल हो जाएगा। तो आफ्टर 14 ईयर द x एज ऑफ x वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ y। ये ठीक है, ये करेक्ट है, क्योंकि 56 28 का 2 टाइम्स होगा, राइट? इसको अगर आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तब जाके ये बनेगा ऐसे। ओके तो इसमें क्या हो गया? 2 ओनली अगेन इज द करेक्ट। 1 आपका इनकरेक्ट है और 2 ओनली करेक्ट है। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If the price of an article is decreased by 20% and then the new price is increased by 25%, then what is the net change in the price? बहुत सिंपल है। आप सीधा ऐसा भी कर सकते हैं, पहले का प्राइस जो भी था वो 20% डिक्रीज हुआ, 20% होता है 1/5। जब डिक्रीज करते हैं 5 में 1 को डिक्रीज करो 4/5, यानी कि 4/5 बचेगा। 4 आउट ऑफ 5 इज 20% डिक्रीज।
फिर वो कह रहा है न्यू प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय 25%, 25% होता है 1/4, सो 4 पे 1 का इंक्रीज करोगे तो वो हो जाएगा 5/4। तो अब ये हो गया 5/4, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो एक्स ही पहुंच गया प्राइस। सो नेट चेंज इन द प्राइस इज 0%, प्राइस तो उतना ही आ गया। वैसे इसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले से भी कर लेते हो आप, जिसको ये फ्रैक्शन लिखने नहीं आते तो क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये होता है नेट चेंज इन सक्सेसिव परसेंटेज। तो पहला चेंज है आपका -20, दूसरा है +25, फिर आएगा -20 इंटू +25 बाय 100, तो ये हो गया आपका -20 +25, और यहां पे आ गया 20 इंटू 5, 5 इंटू 5 यानी कि -5। सो -25 +25 नेट 0 आ गया, तो 0% का चेंज है, कोई चेंज नहीं होगा, उतना ही प्राइस वापस आ जाएगा। ओके, ये तो किसी भी वैल्यू को डिक्रीज करके, 100 को डिक्रीज करके देख लेते, 100 का 20% डिक्रीज करते, 80 का 25% यानी 20 बढ़ता, वापस 100 हो जाता, तो 0% का चेंज होता। ये आसान क्वेश्चन था। नाउ व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट इंटायरली कंप्राइज ओनली ऑफ वंस। तो ये तो जिसको नहीं भी पता, वैसे तो ये पता होना चाहिए आपको कि 6 टाइम्स अगर 1 लिखते हैं तो वो नंबर होता है 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 37, राइट। इसको ऐसे सोच लो कि ये 111 इंटू 1001 होता है, और 1001 बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर होता है, 7 11 13 तीन प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, और 111 होता है 3 इंटू 37। तो ये सारे नंबर मैंने यहां लिख दिया ऊपर कंसेक्यूटिव, यानी कि ये 6 बार 1 लिखा होता है, ये 7 का भी मल्टीपल होता है। तो ये यही कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 111 को, इसको जब 7 से, एक नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर पूछ रहा है क्या है, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 इंटू 15 105 6 1 7 8 56 5 1 7 7 49 2 1 7 3 15 8 73, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया, राइट। नहीं तो वैसे भी डिवाइड कर देते, इतना सब कुछ ना पता होता, आप डायरेक्ट कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ना था इसमें, राइट। आप ऐसा लिखते कि 1 1 1 1 ऐसा कुछ आने वाला है, कितने 1 आएंगे आपको नहीं पता, राइट, कितने 1 आएंगे आपको ये नहीं पता, बट वो 7 से डिवाइड करो तो वो n नंबर आ जाएगा, तो जहां तक पूरा डिवाइड हो जाए, तो 7 इंटू 1 7 4 1 7 इंटू 5 35 6 1 7 into 8 56 5 1 7 into 7 49 2 1 7 into 3 21, पूरा कट गया ना, यहां पूरा कट गया, यहां छोड़ दो, राइट, 15873 आ गया, जहां पे बिल्कुल कुछ बचा नहीं रिमाइंडर, वहां पे छोड़ दो। तो वहां तक 6 1 आए थे, यहां तक सॉल्व हो गया, उसके बाद इसको छोड़ दो, 6 बार 1 आपके सॉल्व हो गए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A man completes 7/8 of the job in 21 days. How many more days will it take him to finish the job if quantum of work is further increased by 50%? देखो, पहले पहले जो काम था वो 8 दिन का काम था, राइट, 8 दिन का काम था, राइट, 8x वर्क था, ऐसा सोचो, 8 दिन का काम था, तो उसने क्या किया, x x x x x x, ये कितने हो गए, 3 6 7, 7 x कर लिया, 7/8 ऑफ जॉब कर लिया ना, तो 7/8 ऑफ 8x मतलब 7x, तो उसने 7x वर्क कर दिया, इतना वर्क कर दिया 21 डेज में, यानी कि हर x को 3 डेज लग रहे हैं, राइट, हर x को 3 डेज लगेंगे, तभी तो ये 7x है, तो 21 डेज में काम हो गया। अब वो कह रहा है हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 50%।
तो 8x में 50% और काम बढ़ा दिया, 12x कर दिया, तो 7x हो चुके हैं, 5x और करना है, राइट? ये करना है। कितने दिन और लगेंगे, हाउ मेनी मोर डेज का है उसने, और कितने दिन लगेंगे, राइट? तो एक x को 3 डेज लगते हैं, तो 5x है, 3 इंटू 5 15 डेज और लगेंगे, राइट? ओके, मैं तो ये विजुलाइज करवा रहा हूं कि क्या हो रहा है, अदरवाइज आप सीधा कह सकते थे, राइट? ये बहुत सिंपल सी कहानी थी, ये तो मैंने आपको पिक्चर सी दिखा दी। अदरवाइज उसने 8 में से 7 यूनिट कर लिया है 21 दिन में, राइट? 7 यूनिट 21 दिन में, और 8 की जगह 12 करना है, तो 12 में से 7 यूनिट कर चुके हैं, 5 यूनिट बचा हुआ है, तो 21 दिन लगे 7 यूनिट करने में, 5 यूनिट करने में कितना लगेगा? 15 दिन और लगे, राइट? इस 8 की जगह अब 50% और यानी 12 यूनिट काम करना है, 7 यूनिट वो कर चुका है, तो 12 में से 7, 5 यूनिट और करने हैं, 7 यूनिट को 21 दिन, 5 यूनिट को कितने दिन लगेंगे, राइट? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा, सक्षम कोर्स में आपको बार बार बता चुका हूं, राइट? ये कंप्लीट कोर्स है स्लीपी क्लासेस पे, जिसमें 90 के करीब क्लासेस में सारा सिलेबस कवर किया है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सारा। हर क्लास के साथ आपकी पीडीएफ असाइनमेंट है, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं 37 के करीब, मॉक टेस्ट है, सारा मतलब कंप्लीट पैकेज है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।